बच्चे कल लास्ट हमने ना क्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक ख़त्म किया था और उसकी हमने सारी एप्लीकेशंस भी कर ली थी। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है। हम ना आपकी प्रदीप की बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, हम चल रहे रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। और प्लेन सरफेस में ना अगला जो टॉपिक आता है वो रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म आता है। रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म, प्रिज्म भी एक तरह का प्लेन सरफेस है। तो आपकी जो बुक है ना उसमें चैप्टर दिया होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड प्रिज्म ऑप्टिक्स के अंदर, तो वो वाला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। अभी हम कर्व सरफेस की रिफ्रैक्शंस पे नहीं आई। रिफ्रैक्शन एंड प्रिज्म हम पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ प्रिज्म? प्रिज्म होता है इस तरह, पैरामिडल शेप कहते हैं इसको। देखने में ट्रायंगल लगता है ए पैरामिडल शेप। नीचे से इसका जो बेस होगा वो ट्रायंगुलर होगा और ऐसे ऊपर एक ट्रायंगल पैरामिडल शेप है, तो ये प्रिज्म हो गया। प्रिज्म में देयर आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए बी, और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा है? ए सी। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए बी, दूसरा कौन सा है? ए सी। तो प्रिज्म हैज़ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो ए होता है ऊपर वाला जो एंगल होता है ए को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म हैज़ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी एंड ए सी, और ऊपर जो ए है इट इज़ द एंगल ऑफ प्रिज्म। जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो अलग अलग प्रिज्म्स का अलग अलग होता है। थिन प्रिज्म्स की अगर हम बात करेंगे, थिन प्रिज्म में एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से कम होता है। थिन प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से कम होता है। और थिक प्रिज्म में तो आप अंडरस्टूड है कि एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से ज़्यादा होगा थिक प्रिज्म्स में। तो दो तरह के हमने प्रिज्म पढ़ने हैं। अब एक चीज़ और अपन देखते हैं, जैसे जो आपके पास प्रिज्म वाला हो गया, अगर आपको ये शेप एक दी हुई है, ठीक है, ये एंगल आपके पास है 60 डिग्री, ये एंगल आपके पास है 70 डिग्री। आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म बताओ। तो क्या करना है आपने इसको ना एक्स्ट्रा प्लॉट करना है, प्लॉट कर देना है। प्लॉट करने के बाद ऐसे प्रिज्म सा बन जाएगा ये। तो ये नीचे देखो एक ट्रायंगल बन जाती है, ये प्रिज्म का एक हिस्सा है, और उस जिस प्रिज्म का ये एक पोर्शन है उसका जो एंगल बनेगा वो ए बनेगा। अब आप लगा लो, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री सम में तो ये 60 है, ये 70 है, 60 + 70 हो गया 130। तो ऊपर वाला एंगल कितना डिग्री बचेगा? 50 डिग्री बचेगा। तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, वो आपके पास होगा 50 डिग्री। तो हम ऐसे एंगल ऑफ प्रिज्म भी हम फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ रहे हैं। प्रिज्म मैंने आपको बता रही है, इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और एक इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म मेन होता है, ठीक है। थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से कम होता है, थिक प्रिज्म में 10 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो हमने दो तरह के प्रिज्म पढ़ने हैं, थिक प्रिज्म एंड थिन प्रिज्म। तो पहले आप हेडिंग बनाएंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू अ प्रिज्म। और बच्चे जो लाइट अपन बात कर रहे हैं ना लाइट की, वो लाइट ना मोनोक्रोमैटिक लाइट है। वो कौन सी लाइट है? मोनोक्रोमैटिक है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है सिंगल वेवलेंथ है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब लाइट में कौन सी वेवलेंथ है? सिंगल वेवलेंथ है, सिंगल कलर है। या प्योर रेड लाइट है, या ग्रीन लाइट है, या ब्लू लाइट है, वाइट लाइट नहीं है अभी जो हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। क्योंकि आपको पता है जब हम प्रिज्म में से वाइट लाइट फेंकेंगे वो तो 7 पार्ट्स में टूट जाती है, तो इसलिए अपन वाइट लाइट अभी नहीं पढ़ रहे। अभी हम सिर्फ कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं? मोनोक्रोमैटिक लाइट की।
तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, और कौन सी लाइट है, मोनोक्रोमेटिक है। प्रिज्म वाला टॉपिक आसान है और स्कोरिंग भी है, तो इसलिए ध्यान से करेंगे तो समझ भी आएगा ये, और इसके न्यूमेरिकल भी इजी है। तो हमने एक प्रिज्म बनाया, इस प्रिज्म में जो प्रिज्म है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। इस प्रिज्म पे इधर से एक लाइट इंसिडेंट कर रही है पॉइंट P पे, लाइट आ रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है P पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे लाइट आती है उस पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रा करना होता है। तो रूल के मुताबिक उस पर आपने क्या ड्रा करना है, नॉर्मल ड्रा करना है। तो ये मैं बच्चे नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ, मतलब लाइन पे परपेंडिकुलर बनाना है। ये वाला एंगल हो गया I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये प्रिज्म ना होता, अगर ABC प्रिज्म ना होता तो जो लाइट है ना, ये वाली इंसिडेंस जो रे है, ये रे सीधी चली जाती है। अगर प्रिज्म ना होता तो दिस रे गो अनडेविएटेड, कहीं डेविएट नहीं करना था, सीधा चले जाना था। बट अब लाइट रेयर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। दिस एंगल इज R1, R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये लाइट जब रिफ्रैक्ट होके P से जा रही है तो यहाँ पहुँच गई, मान लो Q पे पहुँच गई। अब Q पे लाइट ने फिर अपना मीडियम क्या करना है, चेंज करना है। डेंसर मीडियम से कहाँ जाना है, रेयर मीडियम में जाना है। तो Q पे मैंने फिर नॉर्मल ड्रा कर दिया एक और, मतलब Q पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। डबल रिफ्रैक्शन होती है प्रिज्म के अंदर। अब ये वाला एंगल जो है ये है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोबारा बात समझनी है, ये एंगल कौन सा है आपके पास, चाहे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन इस एंगल का नाम हमने रखना है R2। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप सोचोगे ऐसा नाम मैंने क्यों रखा, अभी थोड़ी देर में मैं आपको क्लियर करूँगा। अभी इसका नाम हमने रखा R2, R2 रख लिया। अब जो लाइट जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे इसको आप बेंड कर दो। लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 होना चाहिए, मैंने उसका नाम क्या रखा, R2 रखा। अब लाइट जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये जो पूरा एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल बनेगा I2, इसको नाम मैंने I2 दे दिया, उल्टा नाम दे दिया। अब बात ये आती है कि इसको मैंने I2 नाम क्यों दिया। चाहे लाइट तुम्हारी, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो I1 है 10 डिग्री एग्जांपल ही, और I2 है 30 डिग्री। जब तुम लाइट को 10 डिग्री पे फेंकोगे तो 30 डिग्री पे बाहर आएगी, जब 30 डिग्री पे फेंकोगे तो 30 डिग्री पे फेंकी तो 10 डिग्री से बाहर आ गई। इसलिए ये दोनों फेसिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ही बनते हैं। 10 डिग्री पे फेंकोगे तो 30 पे बाहर आ जाएगी, 30 पे फेंकोगे तो 10 डिग्री पे बाहर आ जाएगी। इसलिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए, डेरिवेशंस करने के लिए हम इधर वाला भी एंगल I लेते हैं और इधर वाला भी I लेते हैं। ठीक है जी। अब जो आपके पास जो रिफ्रैक्टेड रे है, इस रिफ्रैक्टेड रे को आप ना बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। इस रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। ये पॉइंट आपके पास हो गया, इसको नाम दे देते हैं आप D, और ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा डेल्टा, और इस डेल्टा का जो नाम है वो है एंगल ऑफ डेविएशन, कि प्रिज्म ने लाइट को कितने एंगल पे डेविएट कर दिया, ये डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैंने ये प्रिज्म की ना रे डायग्राम बनाई है।
लाइट कितने एंगल पे इंसिडेंट कर रही है, I1 एंगल पे। रिफ्रैक्ट कितने एंगल पे कर रही है, R1 एंगल पे। फिर पॉइंट Q पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम मैंने क्या रखा, R2। और बार कितने एंगल पे आ रही है, I2 एंगल पे। जिस एंगल पे रे बार निकल रही है उसको एक्स्ट्रापोलेट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में D तक ले जाओ, और जो एंगल बनेगा डेल्टा, डेल्टा का नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमने थोड़ी सी नेसेसरी कैलकुलेशंस करनी है ताकि हम पता लगा ले एंगल ऑफ डेविएशन। और बच्चे जो हम डेरिवेशन जो कर रहे हैं इसको प्लीज़ 3 टाइम लिख के प्रैक्टिस करनी है। फिर एक बारी आपने 3 बारी अभी लिख ली तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट काम सारा अभी ये चल रहा है, लिखेंगे इसकी थ्योरी लिखेंगे। कंसीडर अ प्रिज्म having angle of prism A. Consider a prism having angle of prism A and refractive index mu. Angle of prism A and refractive index mu. Let ray of light is incident at angle I1. Ray of light is incident at angle I1 and emerges out from the prism at angle I2. Incident at angle I1 and emerges out from the prism at angle I2। मैंने बीच में अब R1 R2 की बात नहीं करी। एंगल I1 पे फॉल की और कितने पे बाहर निकल गई, I2 पे बाहर आ गई। लेट डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा इसमें सपोज कर लो आपके पास क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जैसे मैथ में करते हैं। इधर देखेंगे ये वाला जो एंगल है इसको मैं 1 नाम दे रहा हूँ, इधर वाले एंगल को मैं 2 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल DPQ ट्रायंगल को बड़े ध्यान से देखेंगे। DPQ ट्रायंगल को, इस DPQ ट्रायंगल में डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल। डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। हम मैथ में ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट, ठीक है। अब एक बात और, ये एंगल I1 है तो ये वाला पूरा एंगल I1 बनेगा, वर्टिकली ऑपोजिट है। तो एंगल 1 की वैल्यू बताओगे कितनी बनेगी। ये एंगल I1 है, अंदर वाला पूरा एंगल I1 है। इस I1 में से R1 माइनस करके क्या बचा, एंगल 1 बचा। तो एंगल 1 की जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास बनेगी I1 माइनस R1। इसी तरह एंगल 2 की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरा एंगल I2 है, अंदर वाला भी पूरा एंगल कितना बनना चाहिए, I2 बनना चाहिए। अब I2 में से R2 माइनस करोगे, ये पूरे एंगल में से R2 माइनस करोगे तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारे पास, I2 माइनस R2। प्योर मैथमेटिकल काम चल रहा है। तो इससे डेल्टा की वैल्यू बन जाती है आपके पास I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। ये डेल्टा की वैल्यू आ गई, I1 प्लस I2 माइनस कॉमन R1 प्लस R2, ठीक है। आगे डेल्टा की वैल्यू। अब थोड़ा सा ना आप इस लाइन को और इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, आप इन दोनों को एक्सटेंड करके जोड़ दो। इस पॉइंट का नाम दे दो E नाम दे देते, E नाम दे देते पॉइंट का। हाँ जी, अब थोड़ी सी साइड पे अपन ने ना कैलकुलेशन देखनी है।
इन ट्रायंगल पी ई क्यू, हाँ जी पी ई क्यू ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल पी ई क्यू, क्या ट्रायंगल पी ई क्यू में आपके पास 3 एंगल्स आ रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस एंगल E, क्या ये आपके पास 180 डिग्री बन जाएगा? हाँ जी बन जाएगा। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। उसके बाद तुम क्वाड्रिलेटरल देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी ई क्यू, क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का? ए पी ई क्यू। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 होता है। मैथ लग रहा है पूरा 9th क्लास का मैथ है ये। चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से एंगल आ गए? एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल ई प्लस एंगल क्यू, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल पी देखेंगे कितना है। डायग्राम को बड़े ध्यान से देखेंगे। जो नॉर्मल ड्रा करा हुआ अपन ने, अगर मैंने ये नॉर्मल ड्रा किया तो एंगल पी कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल पी है 90 डिग्री प्लस एंगल ई प्लस एंगल क्यू बताएंगे। एंगल क्यू भी अब देखोगे तो वो भी 90 डिग्री बनेगा, इक्वल टू 360 डिग्री। तो इससे आपके पास एंगल ए प्लस एंगल ई की वैल्यू 180 डिग्री आ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन में भी 180 डिग्री, सेकंड इक्वेशन में भी 180 डिग्री। तो आप क्या करोगे? अब इक्वेट करोगे। अब इक्वेट 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट करो, क्योंकि 1 भी 180 डिग्री के बराबर है और 2 भी 180 डिग्री के इक्वल है ना जी। अगर हम 1 और 2 को इक्वेट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? आपके पास बन जाता है R1 प्लस R2 प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ई। जब मैं इक्वेट करता हूँ क्या कैंसिल हो गया आपके पास? ई से ई कैंसिल हो गया, तो ए एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला याद हो गया अपने को। ए की वैल्यू R1 प्लस R2 है। ये बहुत जगह यूज़ होगा प्रिज्म में। ये आपको मैंने इसका प्रूफ करवाया है। पेपर में प्रूफ इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए की वैल्यू R1 प्लस R2 है। तो डेल्टा किसके इक्वल बना आपके पास? I1 प्लस I2 माइनस ए बना। तो ये एक रिलेशन है, इम्पोर्टेंट रिलेशन है। डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। अब अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से चलते हैं, जो डायग्राम सामने बनी हुई है, तो इसमें I1 जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो I2 है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो डेल्टा को मैं ये लिख सकता हूँ, I1 की वैल्यू I, I2 की वैल्यू E माइनस ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इससे भी डेल्टा प्लस ए की वैल्यू I प्लस ई बन जाएगी? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, I1 की वैल्यू I, I2 की वैल्यू E, तो आपके पास डेल्टा प्लस ए बन जाएगा I प्लस ई। हाँ जी बन जाएगा। तो क्वेश्चन लिख लो इसका। क्वेश्चन आता है ड्राइव द रिलेशन, ड्राइव द रिलेशन डेल्टा प्लस ए इक्वल टू I प्लस ई। डेल्टा प्लस ए इक्वल टू I प्लस ई, ये प्रूव करना है बस। अभी तो इस डेरिवेशन में तो यही है, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी? R1 प्लस R2, ये याद रखना है। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं अपन, लिखेंगे ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, a ray of light is incident at angle 45 degree, at angle 45 degree in the equilateral prism, at angle 45 degree in the equilateral prism
एंड emerge at angle 30 डिग्री, emerge at angle 30 डिग्री। कितने एंगल पे गिरती है? 45 पे गिरती है और कितने पे बाहर आती है? 30 डिग्री पे बाहर आती है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन? सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन? हाँ जी, तो यही फॉर्मूला आपके पास जो मैंने सामने लिखा हुआ है। रे कितने डिग्री पे इंसिडेंट की है? 45 डिग्री पे, तो आई की वैल्यू हो गई है 45 प्लस कितने एंगल पे रे मर्ज कर रही है, बाहर निकल रही है? 30 डिग्री पे, तो एंगल ऑफ मर्जेंस हो गया 30 डिग्री। अब कौन सा प्रिज्म है? नाम दे रखा है इक्विलेटरल, लिखा है इक्विलेटरल प्रिज्म। तो एक तरह के इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल वर्ड आ गया ना, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो आपके पास 45 प्लस 30 माइनस 60, तो ये बन गया 75 माइनस 60, व्हाट इज आंसर? 15 डिग्री। तो दिस इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमने एक जनरल केस किया है, थिक प्रिज्म का केस किया है। ये कौन सा प्रिज्म है? थिक प्रिज्म है। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, हेडिंग बनाएंगे हम, डेरिवेशन अगली। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इंसिडेंट एट, find angle of deviation when monochromatic light incident on thin prism। मोनोक्रोमैटिक लाइट किस प्रिज्म पे इंसिडेंट कर रही है? थिन प्रिज्म पे। हाँ जी, थिन प्रिज्म कौन सा होता है? जिस प्रिज्म का जो एंगल होता है वो 10 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। दैट प्रिज्म इज अ थिन प्रिज्म। ठीक है, तो डायग्राम सेम है, सारी डायग्राम सेम है, कैलकुलेशन सारी सेम है। यहाँ तक आपने नोट करना है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 डालता हूँ। आप सब डायग्राम दोबारा बनाएंगे, सेम डायग्राम बनाएंगे, सेम कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने अपने स्क्रीन को पॉज करना है, स्क्रीन पॉज करके ये आपने सेम सब कुछ नोट करना है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ क्या करना है। एट पॉइंट पी पॉइंट पे, ये सारा कुछ नोट करने के बाद है। एट पॉइंट पी अप्लाई स्नेल्स लॉ। पी पॉइंट पे स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे। रे ऑफ लाइट कितने एंगल पे इंसिडेंट कर रही है अभी? I1 एंगल पे, और कितने एंगल पे बाहर आ रही है? R1। बाहर नहीं, मतलब ये एंगल कितना है? R1 है। तो स्नेल लॉ क्या होता है? 1 इंटू साइन I1 इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। फिर आपको मैंने बोला है कि ये थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म में एंगल बहुत कम होते हैं, तो साइन I1 की वैल्यू I1 और साइन R1 की वैल्यू R1। थिन प्रिज्म है, एंगल बहुत कम बनते हैं। तो साइन I1 को आप I1 लिखो, म्यू इंटू साइन R1 को आप R1 लिखो। तो ऐसे I1 की वैल्यू बन जाएगी म्यू R1। अब बच्चे सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया? ये मैथ का रिजल्ट है, और ये कब लगाना है? जब एंगल बहुत कम हो। देखने में थोड़ा प्रिज्म आपको वाइड लग रहा है, बट ये थिन प्रिज्म है, एंगल कितने डिग्री से कम है? 10 डिग्री से कम है। सिमिलरली एट पॉइंट क्यू पे आप स्नेल लॉ लगाएंगे। अगर हम पॉइंट क्यू पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, हाँ जी, तो बताना R2 एंगल किस मीडियम में है? R2 एंगल किस मीडियम में है? म्यू में। तो म्यू इंटू साइन R2 इक्वल टू I2 एंगल किस मीडियम में? 1 में।
तो 1 इंटू साइन I2। स्नेलना लगाओ Q पॉइंट पे, तो म्यू इंटू साइन R2 इक्वल टू 1 इंटू साइन I2, ये हमने लिखा। तो एंगल सारे स्मॉल है, अगर एंगल सारे स्मॉल है तो साइन I2 को नियरली I2 लिखेंगे, साइन R2 को नियरली R2 लिखेंगे। तो म्यू इंटू R2 इक्वल टू 1 इंटू I2। तो इससे तुम्हारे पास I2 की जो वैल्यू बनती है वो भी म्यू R2 बन जाती है। I2 की वैल्यू बन जाती है म्यू R2, I1 की वैल्यू म्यू R1, I2 की वैल्यू म्यू R2 बन गई। ये दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 3। इनको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो पुट जब करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू I1 की वैल्यू म्यू R1, I2 की वैल्यू म्यू R2, फिर माइनस A। I1 और I2 की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। तो डेल्टा इक्वल टू म्यू कॉमन, ये R1 प्लस R2 फिर माइनस A। R1 प्लस R2 की वैल्यू A है, ये लिखा ना हमने, R1 प्लस R2 कितना है A है। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, म्यू A माइनस A। तो इससे डेल्टा कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू A। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डेविएशन का कब लगाना है आपने, जब हो मिनिमम डेविएशन। जब कौन सी डेविएशन हो आपके पास, मिनिमम हो, मतलब थिन प्रिज्म हो, सॉरी मिनिमम डेविएशन नहीं, आपके पास कौन सा प्रिज्म हो, थिन प्रिज्म हो, तब ये डेविएशन का फॉर्मूला लगाना है। कुछ नहीं है, डेरिवेशन में मैंने I1 की वैल्यू म्यू R1 फाइंड की है, I2 की वैल्यू म्यू R2 फाइंड की है और इस इक्वेशन में पुट कर दी बस। ठीक है, यहाँ तक बच्चे हम कर रहे हैं आज, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।